बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? आप सबको नया हफ्ता और आज की तारीख़ है 1 अगस्त का महीना है। तो आप सबको एडवांस में जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त तक हर रोज़ हम अपने इस मुल्क का, अपने इस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अगर ये मुल्क ना होता तो शायद ये आज़ादी ना होती, ये नाम ना होता, ये पहचान ना होती और ये खुशी ना होती। सो आज मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं शर्मिंदा भी हूँ कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि मैंने अपने इस मुल्क के लिए क्या किया, तो यकीनन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं जिस जवाब को कहने के बाद मेरे दिल को तसल्ली हो। तो हाँ, मैं इस बात पर मैं ज़रूर शर्मिंदा हूँ, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर है और उम्मीद भी ये है कि इतना जज्बा ज़रूर है कि जब भी ज़िंदगी ने मौका दिया तो हम चीज़ों को ज़रूर बेहतर करेंगे। सो मैं अपने कॉलर से भी चाहूँगी कि ज़रूर आइए, प्रोग्राम के हवाले से भी बात कीजिए, लेकिन इस जश्न आज़ादी को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस हवाले से भी ज़रूर अपना शेयर दीजिएगा। अपने घरों को सजाइए और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो इस महीने में आज़ादी होती है कि हम अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं, बाकी महीने तो हम आज़ाद नहीं होते इस हवाले से। तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश कि जो हमारा पहला सेगमेंट है वो मेडिकल के हवाले से ही हो, और एक ऐसे डॉक्टर जो माशाल्लाह पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हैं, पाकिस्तान से बाहर ये इस वक्त रह रहे हैं, और कहते हैं ना कि खल्क़े खुदा की खिदमत जहाँ भी आप रह के करें उसका सवाब तो आपको मिलता है। लेकिन यस, प्राउड पाकिस्तानी हैं हम लोग। इन लोगों के लिए, इन लोगों के हवाले से जो पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऐसे भी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेडिसिन की फील्ड से इनका ताल्लुक है। न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर आमिर मंजूर अराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपको आज़ादी बहुत बहुत जी, मुबारक हो। आपको भी जश्न जश्न आज़ादी बहुत मुबारक मुबारक जी। हो। पूरा अशरा आपको मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज हम एपिलेप्सी के हवाले से बात करेंगे, मिर्गी के दौरे के हवाले से, लेकिन ये बताइए कि आपकी अब जो 14 अगस्त है वो पाकिस्तान में तो नहीं होती, बाहर होती है? बाहर होती है। तो कितना अर्सा हो गया आपको ये ईद या ये 14 अगस्त सेलिब्रेट किए हुए पाकिस्तान में? ईद तो इस दफ़े मैंने की यहाँ सेलिब्रेट की, लेकिन 14 अगस्त तो अमूमन वहीं होती है। अच्छा। और पिछले 22 सालों से हो रही वहीं पे हो रही है। तो वहाँ पर तो आपको वो चीज़ मिलती नहीं होगी, वो जश्न, वो जोश, वो जोश और हमारे वलवला मुल्क की अपनी वो चीज़ है। मेरे ख्याल में जोश और वलवला उसी तरह है वहाँ पे भी। हालांकि कम्युनिटी बहुत कम है, मतलब जिस शहर में हम हैं तो 250-300 पाकिस्तानी हैं। अच्छा। लेकिन अब भी मिलते हैं, इसी तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग 14 अगस्त के लिए जमा होते हैं वहाँ जी हाँ, पे? वो कम्युनिटी हॉल्स जो हैं आप लोगों के, फिर वहाँ आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? माशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान पर 14 अगस्त को मिस करते हो? अपने मुल्क को ही मिस करते हैं। इसने हमें शनाख्त दी है, बहुत बड़ी बात थी जिस मुल्क में। माशाल्लाह। और आप लोग अपने भी रिश्तेदारों जो है वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। जब आप लोग बाहर मुल्कों में आप लोगों का नाम लिया जाता होगा और साथ आपकी पहचान बताई जाती होगी कि ये पाकिस्तानी है, तो फ़ख्र होता होगा आपको भी। और आप लोग एम्बेसडर्स होते हैं जो पाकिस्तान के नाम को लेकर दुनिया भर में जाते हैं, और अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में वो तमाम लोग जिनके नाम के साथ पाकिस्तानी लगा है, वो पाकिस्तान की ऐसी पहचान बन जाए कि दुनिया माने कि हाँ, इस मुल्क से अच्छा टैलेंट जो है वो आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनके आज होने की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे, और आज जो इनकी स्पेशलिटी है इस हवाले से बात भी करेंगे। ये न्यूरो फिजिशियन हैं, लेकिन इसी में एक पार्ट है जिसे जो दिमागी बीमारी कहा जाता है, जो एपिलेप्सी है, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एक वक्त था जब इसे जिन्नात और भूत से जो है वो तशबीह दी जाती थी कि एकदम से जिन आया है और किसी को कुछ हुआ है, वो कांपने लग गया है, हाँपने लग गया है, मुंह से जो है उसके झाग निकल जाती है। इसे ला इलाज बीमारी समझा जाता था, इसे कोई नाम ही नहीं दिया जाता था। फरसूदा निज़ाम, और अभी भी ऐसा ही है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई चीज़ सुंघा देते हैं, अक्सर मैं क्या करूं कहना पड़ेगा, जूतियां सुंघा के होश में लाया जाता है। इस तरह की तमाम चीज़ें की जाती हैं। खुदारा इसका इलाज मौजूद है, क्या इलाज मौजूद है, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये थोड़ा डिफाइन, ये तो मैंने आपको बड़ी सतही सोच बताई जो माशरे में पाई जाती है। ये जो बीमारी है एपिलेप्सी, हमने तो अब कुछ अर्से पहले ही इसका नाम सुना, लेकिन ये है क्या और इसकी वजूहात, अलामात क्या होती है, क्यों होती है ये बीमारी? जी, ये सीजर्स बेसिकली इसके अलामात हैं, और सीजर जो है ये फिट्स यहाँ कहते हैं। ठीक है।
मतलब झटके आना? जी, झटके आना। और या फिर तमाम सीजर्स इस तरह ही प्रेजेंट नहीं करते। अच्छा। बात सिर्फ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि गायब हो जाना माहौल से थोड़ी देर के लिए, अच्छा, देखते देखते Lost रहते हो हैं जाना। जी, लॉस्ट हो जाना थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर आप वापस आ जाते हैं अपनी उसमें। ज़्यादातर सीजर्स जो हैं वो 1 से 2 मिनट तक लास्ट करते हैं। ओके और उस दौरान जो है वो डिपेंडिंग है कहाँ से शुरू हो रहा है ब्रेन में, ओके उस तरह की मैनिफेस्टेशन आती हैं। झटके भी आ सकते हैं, राइट। सिर्फ देख भी सकते हैं आप, कन्फ्यूजनल अच्छा एक लुक होता है आप पे, चूइंग मूवमेंट्स होती हैं, ये सब चीज़ें। ये बीमारी है, जिस तरह शुगर एक बीमारी है या ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, इसका भी इलाज है। अच्छा ये कोई जादुई चीज़ नहीं, जिस ऐसा तरह आपने कुछ जिक्र नहीं, किया जी। कि आसेब का साया हो गया या जहाँ जिन्नात आ गए, और इस तरह की चीज़ें नहीं है। इसका इलाज है, बाकायदा दवाएं हैं इसके सिलसिले में। और क्योंकि आप देखिए ना, एक शख्स इसी तरह नॉर्मल बैठा हुआ जी है, हाँ। उसको बैठे बैठे एकदम से ही ऐसा होता है ना, उसको जी हाँ। झटके आने लग जाते हैं, उसके बिल्कुल। मुंह से झांक आने लग जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप पढ़ाएं, इल्म दे लोगों को। जब इल्म देंगे तो उनको शऊर आएगा, वो सही गलत। मैं ये नहीं कह रही कि ये इन चीज़ों का वजूद नहीं है, इन चीज़ों का वजूद यकीनन है, लेकिन हर चीज़ में आप इन चीज़ों का वजूद ढूंढ लेंगे तो फिर ये तो आप उसके साथ भी जी, दुश्मनी जी, कर रहे हैं जो बीमारी का शिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जिस तरह मैं इसके बारे में अगर कुछ चीज़ें देखनी थी तो वहाँ पर उन्होंने, जिस तरह आप म्यूज़िक देखते ना तो यूं उसकी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं ऊपर नीचे, इसी तरह क्या हमारे माइंड में भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऊपर नीचे जो डिस्टर्ब हो जाती हैं? तो बेसिकली जो दिमाग के सेल हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बरक़ी रॉ से, ओके इलेक्ट्रिकल करंट से। अच्छा और जब इस इलेक्ट्रिकल करंट में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तो एक तूफान बरपा होता है दिमाग में। दैट मैनिफेस्ट एज झटके या फिर आप कंफ्यूजनल जो है ना प्रेजेंटेशन होती है। ओके राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बाय बर्थ होती है, ये जेनेटिक है, या ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में आके एकदम से आपको ऐसा हो जाता है? जी 60% पेशेंट्स में ये तो जीनियाती है, मतलब मौरूसी है, जेनेटिक है। ठीक है। तो बाकी 40% लोगों में ये एक्वायर्ड है। और एक्वायर इस तरह होती है कि हेड इंजरी हो जाए, सर पे चोट लग जाए, दिमाग का ट्यूमर हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए दिमाग में, मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है। उसके अलावा बाज़ दफ़े जो है आप एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स के साथ पैदा होते हैं, अच्छा, तो वो एक ख़ास वक्त पे जो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन से भी जो है वो आप अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। जी। तो इसलिए एक्स्ट्रा टेंशन जो होना है वो तो होना ही जी। है, तो इसलिए जो है उसे कबूल कर लें जी हाँ। तो ज़िंदगी थोड़ी सी जो है वो शायद आसान लगने लग जाए। वैसे है नहीं ज़िंदगी इतनी आसान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो बीमारी है एपिलेप्सी, आपने कहा कि मौरूसी भी है, ख़ानदानी भी है, लेकिन ये जो एक किसी भी उम्र में आके किसी शख्स के सामने इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, वो मैं कंडीशंस भी डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी कि इसकी अलामतें क्या होती हैं अगर एकदम से ऐसी कोई चीज़ हो। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें बताई, इस तरह हेड इंजरी हो गया, या ज़्यादा आपने क्या एक्स्ट्रा मेडिसिन के इस्तेमाल से भी ये हो सकता है? बाज़ दवाएं ऐसी हैं कि उसकी हाई डोजेस की वजह से भी सीजर हो जाते हैं। राइट राइट। तो डॉक्टर साहब, ये इसको जब इस तरह की आप अलामतें देखें या आपको महसूस हो कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो इसके लिए कोई प्रॉपर टेस्ट किया जाता है? जी। अच्छा। उसके लिए जो मेन टेस्ट है, पहले तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, उसके अलावा EEG एक टेस्ट है। EEG जिस तरह ECG होता है दिल का, उसी तरह दिमाग की पट्टी कहलाती है EEG। तो उसमें हमें पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा सीजर रिकॉर्ड हो जाते हैं उसमें, वो 20 से 1 घंटे का होता है, और उसमें बाज़ दफ़े जो है ना सिर्फ उसे सिग्नेचर्स ऑन द EEG होते हैं। ओके। सीजर नहीं होता, लेकिन सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि इनको चांस है कि सीजर हो जाए। राइट, क्योंकि ये ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं ना कि आप डॉक्टर साहब को दिखाएं सामने की फौरन रकम सही। है या कोई ऐसी चीज़ है। वो हम बात कर रहे थे ना उस दिन के, दर्द भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है कि उससे आपको एहसास होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या इस हिस्से को मैंने जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर खुदा न खास्ता आपको एकदम से हो जाए तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे कि क्या है। लेकिन एक चीज़ की जा सकती है, अगर घर में आपके ऐसे पेशेंट हैं तो आप उनका वीडियो बना लें। तो उसमें तो हम माहिर हैं तस्वीरें खींचने में, वीडियोज़ बनाने में, तो वो एक वीडियो बना लें, आप फिर डॉक्टर को जाके दिखाएं कि जब कंडीशन होती है पेशेंट की तो क्या सिचुएशन होती है। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मली अगर जो आपके पास पेशेंट आते हैं, क्या बताते हैं अलामत, क्या क्या होता है जब उनको जो है इस तरह का प्रॉब्लम होता है? तो जो डिपेंड करता है किस एज ग्रुप में है। ठीक है। इसमें 2 पीक्स हैं, मतलब पहले 2 अशरे में, छोटे बच्चों में और टीनेजर्स में ज़्यादा होती है। अच्छा। और फिर 65 एंड अबव एकदम शार्प इंक्रीज है,
जो बूढ़े लोगों में। तो आप कह रहे हैं कि यंग एज में इतना नहीं है? दरमियान की जो एज है उसमें भी हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांसेस दो पीक्स जो हैं बच्चों में और अडल्ट में, सीनियर्स में। और इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं। जो मौरूसी चीज़ें हैं वो जो पहले 2 डेकेड्स में आ जाती हैं, बच्चों में नज़र आ जाती हैं। और जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अमूमन स्ट्रोक्स की वजह से होता है, और इसके अलावा हेड इंजरीज की वजह से। अच्छा, मतलब किसी और बीमारी की वजह बनती है कि एपिलेप्सी हो जाता है उनको, राइट? डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी अलामत भी बताएं, मतलब कंडीशन कैसी होती है? अगर आप यंग एज की आप बात करें, अगर मौरूसी है, बच्चों में ही है, तो एकदम से बच्चे की क्या हालत होगी? माएँ कैसे आइडेंटिफाई या फैमिली कैसे समझ पाए? सबसे पहले तो ये जो मतलब विद इन द फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स कि उसमें बुखार के साथ जो है ना हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। अच्छा। और थोड़ी देर के लिए बच्चा जो है ना अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इसे कहते हैं फिब्राइल सीजर्स। ये कॉमन है, ये माओं को इनका पता होना चाहिए। ठीक है। और बजाय किसी और मौलवी साहब के पास ले जाने के डॉक्टर के पास लाया जाए, ताकि उसकी शनाख्त हो सके और इलाज हो सके। उसके बाद एज द एज प्रोग्रेसेस उसमें फिर और जो है ना मैनिफेस्टेशंस होती हैं। मसलन आप जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए आप जवाब नहीं दे पाते और कंफ्यूज होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वापस आते हैं देन यू कैन रीस्टार्ट एट द सेम कन्वर्सेशन। अच्छा। उसके अलावा जो है झटके आते हैं, कुछ झटके आते हैं ज़मीन पे गिर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये यूँ होते हैं झटके, और कुछ नहीं इसके अलावा सिम्टम्स। ये तमाम मैनिफेस्टेशंस हैं, सीजर्स की टाइप्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो मैं 2 चीज़ें समझ पाई हूँ। एक तो आपने कहा कि झटके आना, ये तो बड़ी वाज़ेह अलामत है कि इसमें आप अल्लाह करे कि ये एपिलेप्सी ना हो, लेकिन आपने ऐसी कंडीशन में तो लाजमी जाके डायग्नोसिस कराना है कि इसकी वजह क्या है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने ये कही कि आपका ब्लैंक हो जाना। अब इसमें ये जो पेशेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, समझे, या जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो जाने कि ये थोड़ी देर के लिए इसको क्या होता है। तो इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्नोसिस। और बच्चों में बड़ा मुश्किल है, स्कूल में एकदम से लॉस्ट हो गए तो टीचर आगे से और हाइपर हो गई, या माँ बाप के तुम लॉस्ट हो जाते हो, हमें इग्नोर करते हो। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक पहले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस अनीसा यहाँ से बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी आप कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी। जी बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। ऑलमोस्ट आज से कह सकते हैं 2008-9 की बात है कि पहली दफ़ा आई हैड अ पैनिक अटैक। मुझे बड़ा किस्म का पैनिक अटैक हुआ, वो शिवरिंग और दिल घबराना और सब कुछ। फिर ग्रेजुअली वो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी शादी हो गई। आई वाज कम्प्लीटली रिकवर्ड, कोई ऐसा मुझे सिम्टम्स भी इवन नहीं आए उस दौरान में। लेकिन अब ये फरवरी के महीने से मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे हर वक्त वो एक डर सा रहता है, बस अभी मुझे कुछ हो जाएगा, और मुझे घबराहट बहुत होती है। और एक लाइक हर टाइम पे 24/7 मुझे डर लगा रहता है, वो फेयर इन माय माइंड कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर उसकी वजह से मुझे सिम्टम्स भी आते हैं कि मेरा दिल घबराता है, फिर मैं एकदम मुझे चिल्स आते हैं बॉडी में, पता नहीं अजीब किस्म की फीलिंग है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ हो रहा है, टांगों में, बाजुओं में पेन, और मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब द फीलिंग जो उस टाइम पे मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? अब आप इनका जवाब दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन के सामने आ जाइए ताकि डॉक्टर साहब आपको जो है वो प्रॉपर गाइड कर सकें। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल है कि हो कुछ रहा है लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम। जी जिस तरह बहन ने कहा, ये ज़्यादा अलामात जो है ना एंग्जाइटी की हैं, एंग्जाइटी की बनिस्बत दौरे पड़ना या मिर्गी के। तो उस सूरत में पैनिक अटैक जिस तरह आपको हुआ और बाद में एंग्जाइटी अब दोबारा रीसर्फेस हो रही है, तो इससे दौरों को तो इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा वो क्या होगा डॉक्टर? उसका इलाज एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए लेक्सोटिनिल है या अल्प्राजोलैम है, वो देते हैं। वो देते हैं और इसके साथ एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लेती हैं अपनी जो है ना इफेक्टिविटी शो करने के लिए। उस दौरान में ब्रिज करते हैं एंटी एंग्जाइटी से, बेंजोडायज़ेपिन से।
अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं मेडिसिन जिसका आपने भी नाम लिया, ये तो पल्पिटेशन के लिए दी जाती है नॉर्मली, ठीक है। आप कह रहे हैं ये दी जाएगी ताकि आपको अपना बॉडी पे क्ंट्रोल आए और उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट जो है वो शुरू की जाएगी। तो लेकिन ये प्रॉपर आपका डॉक्टर आप चाहेंगे कि किसी को आप रेफर करेंगे कि उनके पास जाएं और फिर उनको? बेहतर तो यही है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज़ में। प्रॉब्लम लेक्सोटेनिल और अल्प्राजोलैम के साथ ये कि वो थोड़ी एडिक्टिंग है, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जब तक जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्टिव ना हो तो उसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, या एक और भी चीज़, अब जो घर की हमारी माएँ हैं उनको काम भी करना होता है, उनको सुबह उठना भी है, अलार्म पे खुद उठेंगी तो बच्चे भी भेजेंगी। अब ये वो मेडिसिन हैं जो आपको कहती हैं कि आप कंप्लीट रेस्ट करें, कोई आपको पैम्पर करे और आप एक अच्छी लाइफ थोड़े टाइम के लिए गुजारें, आप उस स्पेस से निकलने के लिए, बट ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका क्या फिर सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? एक कॉलर शामिल करती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आशिक अली किजन बात कर रहा हूँ कंटकोट से, सिंध से। अच्छा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है जनाब। ये डॉक्टर साहब से हमारा एक सवाल था। जी पूछिए। जी जनाब, सवाल ये था कि हमारा एक मामू है जो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो काफी अरसे से बीमार रहता है। ठीक है जी जनाब, ये है एक। और दूसरा ये है कि एक हमारा कजन है जो उसको बुखार जो है हड्डों में है, वो बुखार नहीं निकल रहा, तकरीबन को 2-3 साल हो गए हैं बीमार पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जिनको आपने बताया कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो आप इनको क्या कोई दवा इनको दे रहे हैं? कोई डॉक्टर को आपने दिखाया है? इनको अलामतें क्या होती हैं इनकी जब होता है ऐसा? तो जी जनाब, मैंने डॉक्टर को इसको दिखाया है, आगा खान में दिखाया है कराची में, और जना में दिखाया था। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ पे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा अभी तक। जब इसको दौरा पड़ जाता है तो मुंह से झगी आना शुरू। हम उसके साथ लगा के कि वो एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकता, और चाहे लड़की हो या लड़का हो, शादी के हवाले से भी लोगों की बड़ी परेशानी होती है कि ये जो है इसको तो इस तरह की प्रॉब्लम है, इसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और वो एक अजीब सा उसके साथ एक लफ्ज़ भी लगाया जाता है जिसका मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम अवेयरनेस देने के लिए बैठे हैं, लोगों को डिग्रेड करने बैठे नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं और वो क्या समझाने के लिए अच्छी ही है, वैसे तो हर बीमारी बुरी होती है, कि जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर को आपने डील करना होता है, इसी तरह इस बीमारी को भी डील किया जा सकता है। ये ऐसी तो बीमारी नहीं है ना कि एक शख्स नॉर्मल लाइफ में गुजार सके। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वहाँ पे तो अमेरिका में या यूरोप में लोग नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, ठीक है, मिर्गी के साथ, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सीजर हो गया तो 6 महीने के लिए आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, कि खुदा ना खास्ता गाड़ी के दौरान आपको एक्सीडेंट हो जाए। बाकी तो वो उसी तरह अपनी जॉब्स कर रहे हैं, उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब एक नॉर्मल लाइफ। हमारे यहाँ ज़रा इसका टैबू है, मतलब ज़्यादा इस पर जो है ना सॉर्ट ऑफ कलंक टीका लगा हुआ है कि ये जो मिर्गी है तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि अगर बच्ची को सीजर हो रहा है या बच्चे को सीजर हो रहा है, अगर वो शादी भी करे उसके बाद भी जो हालांकि वो जीन जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन चांस कि वो मैनिफेस्टो हो बच्चों में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। राइट, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अयूब बात कर रहा हूँ। जी अयूब साहब, कहाँ से कॉल करें? नहीं, मैं खैरपुर से याद कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना था। जी कहिए। डॉक्टर साहब, मेरे मामू का ब्लड प्रेशर शूटअप हुआ था, तो उसमें ब्रेन की कोई वेन है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। तो वो अभी कभी नॉर्मल बात करता है, कभी वो मतलब ये गच्छे में चला जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। सही। तो पूछना ये है कि इसका कोई मेजर ऑपरेशन होगा या दवाओं के साथ सही हो जाएगा? आपने कहा कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं या क्या हो जाता है उन्हें? ब्लड प्रेशर शूटअप हुआ था जी। नहीं, अभी उनकी अलामत क्या होती है जब उनकी तबीयत खराब? नहीं, वो अभी हमने फर्स्ट एड के तौर पे नवाब शाह में एडमिट किया था कोई सेंटर में जी। नहीं, मैं तो आपसे सवाल, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, तो आपके सजेशन क्या है, आपकी एडवाइस क्या है? देखें अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। उन्होंने शायद कहा कि ब्रेन एक जो है ना वो डैमेज हो गई है, तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी होनी है, तो अब आपका ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स तो आपके सामने है नहीं,
तो डिपेंड करता है भाई किस तरह का डैमेज हुआ है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई थी, उसके बाद वहाँ पे क्लॉट बन गया और ब्रेन डैमेज हो गया, या फिर ये कि जो है इस्कीमिया हो गया, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं पाई तो उसकी वजह से हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो उसमें अमूमन जो है वो ऑपरेशन नहीं करते। हमारे यहाँ तो इस तरह ऑपरेशन नहीं करते, अनलेस के बहुत बड़ा स्ट्रोक है तो वो जो आपकी खोपड़ी को थोड़ा सा काट देते हैं ताकि ब्रेन स्वेल हो जाए। इस दौरान कॉमन है ये। और फिर 5 से 10 दिन बाद दोबारा उसको जोड़ देते हैं जब रिकवर कर जाता है। तो फिर आप लोग इसलिए कॉमन कवर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा, देखा, आप लोग यूज्ड हो गए, तो हम तो अल्लाह ना करे सुन के भी एकदम से ये चीज़ हो जाती है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन ऐसी बीमारियों से सबको बचाए। लेकिन डेफिनेटली रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब के सामने नहीं है और हम आपको यही कह सकते हैं कि आप 1 से 2 डॉक्टर्स को आप दिखा दें रिपोर्ट्स, अगर दोनों का सेम ओपिनियन है तो फिर आप डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाएं, क्योंकि डॉक्टर तो कोई आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप ओपिनियन जरूर ले सकते हैं। अगर आपके पेशेंट की कंडीशन ऐसी है तो आपको फर्स्ट एड क्या देने होगी, घर वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो कैसे डील करें ऐसे पेशेंट को, इस पे भी बात करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या मौजूद है, मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही देन क्या करें। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर मंजूर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं, और आज हम एपिलेप्सी जो मिर्गी है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कॉलर्स भी रहे और अभी अच्छा एक कॉल थी जिन्होंने 2 सवाल किए थे। उन्होंने तो एक बताया था कि उनके चचा हैं जिनको आपने कहा कि इलाज मौजूद है, उन्होंने कहा मैं कराची आया हूँ, मैंने हॉस्पिटल्स को दिखाया है, लेकिन आप कह रहे हैं फिर से टेस्ट करा लें, EER का टेस्ट है, EER वो आप करवा लीजिए इंशाल्लाह। उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स में आता है आप वो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। उन्होंने एक और सवाल किया, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम किसी और जब नेक्स्ट प्रोग्राम में से शामिल करेंगे। उन्होंने कहा मेरे कज़न को हड्डियों में बुखार रहता है पिछले 2 साल से, वो जाता नहीं, तो क्या आप इस हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाइए, क्योंकि वही देखते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसे कहते हैं, हड्डियों का बुखार। मैं उस मामले में ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि हड्डी के डॉक्टर को, जो हड्डियों का जो डॉक्टर है, आप उन्हें दिखाइए तो वो इस हवाले से आपको बेहतर सजेशन दे सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ 2-3 चीज़ें जिन्हें मैं तेज़ कवर करूँगी क्योंकि वक्त कम होगा हमारे पास। एपिलेप्सी की कंडीशन में अक्सर पेशेंट बहुत वायलेंट हो जाता है, वो सामान भी तोड़ता है, घर पे इर्द गिर्द के लोगों को भी अक्सर जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। क्या करना चाहिए, घर वाले कैसे डील करें ऐसे पेशेंट को, और अगर ऐसा है फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? जी, फर्स्ट तो ये कि जब सीजर हो रहा है पेशेंट को, उनको लिटा दीजिए करवट के बल, ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे लिटाया हुआ है कमर के बल तो सिक्रीशन जो है ना वो सांस की नाली में चली जाती हैं, तो कॉमनली सीधा नहीं लिटाना चाहिए, उससे नमोनिया हो जाता है और वो भी जानलेवा हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि उन्हें साइड पे लिटा दीजिए और देखें कि कोई चीज़ करीब ना हो जिसको वो हिट करें, ठीक है, मज़ीद इंजरी से बचाएं। और टाइम नोट करें कितनी देर लगती है। अमूमन सीजर्स जो हैं 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लव्ड वन है, महबूब आपके, कोई उनका एक्सीडेंट वो हो गया, उनको सीजर हो गया, तो लगता है कि क़यामत का टाइम गुजर रहा है। लेकिन आप टाइम नोट करें तो सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा कभी सीजर नहीं रहता। अगर वो 5 मिनट चला जाए तो फिर बेहतर है कि आप उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि वो फिर एक इमरजेंसी हो जाएगी और जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जब वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा भी होता है ज़बान कट जाती है या कोई चोट लग जाती है, और फिर जब वो आप उस कंडीशन से निकलते हैं तो फिर वो एक पेनफुल सिचुएशन होती है। डॉक्टर साहब ऐसा बहुत हुआ है, आपने भी पेशेंट्स देखे होंगे, ज़बान कटी है या हाथ पर चोट लगी, या इवन वो ख़वातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं उनको ऐसा हो, तो अक्सर ऐसे भी केसेस देखे हैं। हम बर्न स्पेशलिस्ट की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एपिलेप्सी की वजह से रोटी पकाते पकाते और वो चेहरा उनका तवे पे लग गया और उनका चेहरा जल गया, या आप कोई काम करें, कोई चीज़ आपके हाथ में वो आप पर गिर गई, तो ये बहुत संभालने वाली कंडीशन है। ऐसे पेशेंट को आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, ये मेरी खाला के साथ यही हुआ था। अच्छा। उनको भी तवे पे गिर गई तो मुंह उनका जल गया सारा। अब तो मरहुमा हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन ये बहुत कॉमन है क्या, जो है ना, फायर पिट में गिर जाना। कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको डायरेक्ट जो है ना ओपन एयर में, ओपन फायर पे काम नहीं करना चाहिए, कोई हो साथ में देखने के लिए। इसी तरह जो है वो जब नहाने जाएं
तो यहाँ पे तो शावर होते हैं, उसमें तो इतना खतरा नहीं, लेकिन जो टब्स होते हैं उसमें उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ज़रा से पानी में आप डूब सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बताते हैं। इसी तरह सीढ़ी पे मत चढ़ें, कि वहाँ हो गया तो वो गिरेंगे तो गर्दन टूट गई, मर जाएंगे। इसी तरह गाड़ी ड्राइव करने का है या कोई बाइक आप राइड जी बाइक राइड, बिल्कुल ये तो अमूमन 6 मंथ्स की रिकमेंडेशन होती है कि 6 मंथ तक अगर आप सीजर फ्री हैं तो उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। ये सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और देन आप जब अपनी रिकवरी की तरफ होंगे उसके बाद आप 6 मंथ्स ये 1 साल तक आप कोशिश करें, अवॉइड करें, ताकि आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ सकें। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी कहिए। जी मुश्ताक साहब, सवाल कीजिए अपना। मेरा बेटा है 12 साल का है, इसको 3 साल का जब था तो उस पर झटके आए थे, झटके। ठीक है। और पहले तो काफी सारे झटके उसको हो रहे थे, अभी भी मतलब है कि 12 साल का है, दिन में वो तकरीबन घंटे में 1-2 दफा इस तरह झटका लगाता है और तकरीबन 6 महीने बाद या साल में 1-2 दफा उस पर वो बेहोशी वगैरह आ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठता, कभी क्या करता है कभी क्या करता है, उछलता है कूदता है, आराम बिल्कुल नहीं है। जब तक वो सो न जाए तो जब तक वो मतलब बेचैन रहता है, ज्यादा रहता है, तो वो बस आराम से नहीं बैठता है, मतलब है कि बस 24 घंटे लगा होता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। अच्छा। और अक्सर औकात जब बिगड़ जाए तो जो हाथ में होता है माँ को भी मारता है, मुझसे भी मारता है। ये मतलब है कि वो एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? मैं मैडम पिशावर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, आप टीवी के सामने आइए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये डेली उसको झटके से आते हैं, लेकिन महीने 2 महीने में बेहोशी वाली कंडीशन भी हो जाती है। और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है, बेचैन रहता है। डॉक्टर साहब पानी दीजिए, उसको सुकून नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पर कितनी डिफ़िकल्ट कंडीशन है माँ बाप के लिए कि वो उस बच्चे को कैसे ट्रीट करें, जो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो अपने माँ बाप को मारता भी है, उनको तंग भी करता है और यकीनन उससे चोटें लगती होंगी। डॉक्टर साहब ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेंटल ज़्यादा ही है इसको, क्या बताएंगे? आफ्टर द सीजर कंफ्यूजन काफ़ी कॉमन हो जाता है, उसको डील करने के लिए भी मेडिकेशंस हैं। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि उनको जितना आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा वायलेंट होंगे। अच्छा, ठीक है। तो कहें कि उनको काम रखें, राइट, तो खुद ही उसमें से कंफ्यूजन में से निकल आएंगे। ओके, राइट। लेकिन इस हद तक है कि वो मज़ीद वायलेंट हो गए, साइकोटिक हो गए, तो उसके लिए दवाएं हैं, उसके लिए दवाएं हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाएं, वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन का वो एक कोर्स आपको देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो ये चीज़ें बेहतर होंगी। एक और कॉलर में शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं मिर्ज़ा बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। जी मिर्ज़ा साहब कहिए। मुझे मेरे बच्चे में अभी कुछ प्रॉब्लम 2-3 साल से, मतलब मेरा 16-17 ईयर्स का बच्चा है जी। तो वो OCD का शिकार और ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से मुझे पता करना था उसकी कोई ट्रीटमेंट है, मतलब वो इन्हें अपने ख्यालात में रहता है, खुद ही बात करने लगता है ना, तो वो लेकिन वो मतलब स्टडी भी कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो मुझे थोड़ा गाइड करें प्लीज। ओके, राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आप इनकी प्रॉब्लम तो बीमारी समझ गए, अब आप क्या सजेशन देंगे? एक सवाल मेरा ये होगा कि उनकी ज़हनी तौर पे वो नॉर्मल है या थोड़े डिलेड हैं? नहीं, उन्होंने कहा नॉर्मल होती है एक्टिविटी उनकी, अक्सर अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। स्कूल में थोड़े डिलेड हैं, वो अब लाइन से वो जा चुके हैं जी। अगर डिलेड हैं तो अमूमन ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, आम लोगों को भी हो सकता है। उसकी दवाएं बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वालिदैन को इन चीज़ों की अवेयरनेस हो। बाज़ लोग समझते हैं कि जब बच्चा बहुत हाइपर है तो ये नॉर्मल है, ऐसी बात भी नहीं है। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है या अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है उन चीज़ों में कि हर कलर की शूज़ एक साइड पे हों, हर चीज़ ताले चेक करना, ये वो, तो बाज़ दफ़ा ये मैथोलॉजिक बन जाता है।
ठीक है। उसके लिए दवाएं बहुत अच्छी हैं। Alright. तो आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी बताइए कि अगर एक पेशेंट है और मेडिसिन से भी उसकी चीज़ कंट्रोल नहीं होती, थ्रू मेडिकेशन भी, तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है जो आप लोग सजेस्ट करते हैं? तकरीबन जो है वो 65% जो पेशेंट्स हैं एपिलेप्सी के वो कंट्रोल हो जाते हैं मेडिसिन से। ठीक है। बाकी 35% जो हैं वो दवा लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होते हैं। ठीक है। उनके लिए फिर ऑप्शंस हैं एपिलेप्सी सर्जरी। ओके। उसके लिए वर्कअप होता है, उनको एडमिट किया जाता है, उनके सीजर्स रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि सीजर्स कहाँ से आ रहे हैं, एक फोकल एरिया से आ रहे हैं या पूरे ब्रेन से आ रहे हैं एक ही वक्त में। ठीक है। अगर वो जनरलाइज्ड हो जिससे पूरे ब्रेन में एक साथ ही हो, उसके लिए सर्जरी अवेलेबल इतनी नहीं है। राइट। लेकिन अगर फोकल है तो फिर उसके लिए वर्कअप होता है कि ये उस फोकल एरिया का कुछ फंक्शन है या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी सर्जरी जी अब आखान में हो रही हैं। अच्छा। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रेशो इनका कम है ट्रैक। जी अभी। रेशो कम है। बाहर चूँकि ये बहुत कॉमन है तो हमारे सेंटर में जिस तरह 4 से 5 सर्जरीज हर महीने होती हैं। ओके। तो उसमें अगर वो अच्छे कैंडिडेट हैं, मतलब वो कोई एलोकेंट एरिया नहीं है, ना वहाँ मोटर फंक्शन है ना मेमोरी फंक्शन है, तो आप आराम से वो निकाल सकते हैं। ठीक है। न्यूरोसर्जन उसकी सर्जरी करता है और उसके बाद 75% चांस होता है सीजर फ्रीडम का। ओके, उस पे भी आपको 100% एश्योरिटी, वो नहीं, तो खैर 100% किसी भी है। चीज़ की नहीं है, हाँ लेकिन जी। फिर भी जो है वो एक होता है ना कि आप एक सक्सेस रेट दे रहे होते जी। हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 75% है, लेकिन अल्लाह करे कि मेडिकेशन के थ्रू ही जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन आप अपनी बीमारी को अल्लाह तवक्कल नहीं बिल्कुल, छोड़ें। छोड़ सकते। यकीनन हर चीज़ शिफा भी रब ही देगा अगर बिल्कुल, चाहेगा, बिल्कुल। और जिसको नहीं शिफा मिलनी उसको सर्जरी के बाद भी नहीं जनाब। मिलेगी, ये हमारा ईमान है। लेकिन दवा और दुआ ये दोनों हमें सिखाई गई हैं, तो हमें दोनों का जो है वो इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में, उनको तो उनको फिर होश में लाने के लिए जो है, जी। अब अगर आप घर पर हैं तो फिर क्या तरीक़ेकार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं? कम से कम जूता मत सुनाइए। हाँ बिल्कुल। बेहतर ये है कि वो जब अगर बेहोश भी हो जाते हैं तो वो 1-2 मिनट में होश में आ जाएंगे। ठीक है। और या अगर ना आए? अगर आपका सीजर रुक गया है कोई मसला नहीं, वो 5 मिनट 10 मिनट में आ जाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीजर ही 5 मिनट से ऊपर चल रहा है, मतलब जर्किंग, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि उनको दवा दिए बगैर रुकते नहीं फिर वो, ओके। और वो जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा। उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं हम, और उसकी जो है ना परसेंटेज डेथ की बहुत हाई है। ओके राइट जनाब। और ऐसे पेशेंट चाहे वो ओल्ड एज हैं या किसी भी एज में, आप कोशिश करें कि एक कार्ड उनके साथ जो है वो उनकी पॉकेट में या उनके वॉलेट में ज़रूर होना चाहिए, जिसमें उनका नाम या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर कि अल्लाह ना करे कहीं बाहर हों वो और अकेले हों और इस तरह की उनकी कंडीशन हो जाए, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपकी पॉकेट्स चेक की जाती हैं या आप गले में ऐसा कार्ड कोई डाल दें, तो जो डिस्प्ले ना हो, क्योंकि हम थोड़ा उसमें शायद हमारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाए। तो आप लेकिन ऐसी चीज़ ज़रूर अपने साथ रखें कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो तो आपके पीछे जो फैमिली है उसको कांटेक्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये कार्ड रेफर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा होता नहीं है। हमारे वहाँ काफ़ी कॉमन है। अच्छा, एक तो गले में भी है और ब्रेसलेट भी बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं कि एपिलेप्सी है और ये दवा लेते हैं। ओके। तो ताकि जो इमरजेंसी रूम के पेशेंट्स, मतलब डॉक्टर्स होते हैं या EMT टेक्नीशियंस होते हैं, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है क्या है। ठीक है। ठीक है ना, ये बहुत हेल्पफुल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मतलब एक छोटा सा ब्रेसलेट बना लीजिए, वो बच्चे के गले में डाल दें या उसमें जो है हाथों में। राइट। और जो बड़े हजरात हैं वो अपने वॉलेट में रख दें या ख़वातीन अपने पर्स में रख लें, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ये आपकी बीमारी है, आपके साथ है और अल्लाह की तरफ से है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रही थी, लेकिन यकीनन डॉक्टर साहब जा भी रहे हैं वापस। सो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह फिर आप पाकिस्तान आए तो ज़रूर हमें वक्त जी, बड़ी दीजिएगा। नवाजिश आपने मदु किया ताकि लोगों से मैं ये बात कर सकूं। ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि जो ये बदगुमानियां हैं कि ये डिजीज़ जो है कैसी है, तो कोशिश ये करें अगर आपको लगे कि कोई किसी को सीजर है तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। राइट। ये जल्द से जल्द लाना। ये आपकी एक मोहब्बत का सबूत है अपने उस प्यारे के लिए। डॉक्टर वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके आने का। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।